हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बंदरोगा मुख्य परीक्षा 2023 में दिए गए सिलेबस के अनुसार हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। 7वां चैप्टर इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी की संतुलन में आधा चैप्टर को कवर कर चुके थे। आज जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, इसमें आधे बचे हुए जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैप्टर के अंत में हम लोग इस पे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखेंगे, जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं, जहां हम लोग समाप्त किए थे वहीं से आज शुरुआत करेंगे। हेडिंग है पोषक चक्र या जैव भू रसायन चक्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवमंडल के जैविक एवं अजैविक तत्वों या पदार्थों को पोषक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये पदार्थ विभिन्न जीवों के शरीर एवं ऊतकों के निर्माण एवं संवर्धन में सहायता करते हैं। प्रायः सभी प्राणियों के लिए आवश्यक 17 तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भंडार वायुमंडल है। अन्य मिट्टी या चट्टान से प्राप्त होते हैं। इनमें से सिर्फ 2 तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राणियों को सदैव वायुमंडल से मुक्त रूप से उपलब्ध होते हैं। अन्य तत्व जटिल चक्रण के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अगला जो हेडिंग है वो है कार्बन चक्र। इसमें देखेंगे कार्बन का मुख्य भंडार वायुमंडल है। वायुमंडल से पौधों द्वारा कार्बन का सीधा अवशोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कार्बन पौधों में प्रवेश करता है वह भोजन श्रृंखला के माध्यम से पौधों से उनके उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों के शरीर में पहुंच जाता है। इसका भी कुछ भाग इन प्राणियों के श्वसन में वायुमंडल में वापस चला जाता है, जबकि शेष भाग इनके मल मूत्र अथवा सूक्ष्म जीवों के रूप में बाहर निकलकर एवं विघटित होकर मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार मिट्टी में कार्बन का एक गौण भंडार बन जाता है। इस भंडार में कार्बन की सर्वाधिक आपूर्ति पेड़ों की पत्तियों एवं अवशिष्ट पदार्थों से होती है। पौधों में शोषित कार्बन का लगभग आधा सूखी पत्तियों के गिरने एवं उनके सड़ने गड़ने से मिट्टी में प्रवेश करता है। कार्बन की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। अपघटक इनके मृत कार्बनिक शरीरों का अपघटन करके कार्बन को पुनः भौतिक वातावरण में CO2 के रूप में मुक्त कर देते हैं। यहाँ स्मरणीय है कि कार्बन का जैविक भंडारण पौधों द्वारा किया जाता है। जलीय पौधे कार्बन से प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु CO2 प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें वायु की CO2 उपलब्ध नहीं होती है। समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान है। कार्बन का यही भंडार वायुमंडल में CO2 की मात्रा का नियमन करता है। ध्यातव्य है कि कार्बन चक्र के अपूर्ण होने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तथा तत्संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे है हेडिंग जल चक्र, हाइड्रोजन चक्र जिसको बोलते हैं। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। जल चक्र का तात्पर्य समुद्र, वायुमंडल, स्थलमंडल तथा प्राणियों के मध्य जल का परिभ्रमण। जल समुद्र के वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। वर्षा के रूप में यह जल पृथ्वी तल पर आता है और नदियों अथवा भूमिगत प्रवाह से पुनः समुद्र में पहुंचता है। परंतु इस चक्र के अंतर्गत कई लघु चक्र भी चलते रहते हैं। वर्षा के रूप में पृथ्वी तल पर आने वाले जल का कुछ भाग जो झीलों तालाबों में अटका रहता है, वाष्पीकरण द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंचता रहता है। जल का जो भाग पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होता रहता है, उसका भी लगभग 80% भाग पौधों से उत्सर्जन द्वारा पुनः वायुमंडल में वाष्प बनकर पहुंचता है। समुद्र में लहरों, ज्वार तथा धाराओं के माध्यम से जल का प्रवाह होता रहता है। इस प्रकार का प्रवाह समुद्री जीवों के लिए पोषक पदार्थों की उपलब्धता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जलाशयों, झील, तालाब, नदी, महासागर आदि से जल का वाष्पीकरण वनस्पतियों और मृदा से वाष्पीकरण होता है, उससे संघनन होता है, उसमें फिर बादल का निर्माण होता है, फिर वर्षा होता है और जल का बहकर जलाशयों, झील, तालाब, नदी, सागरों आदि में पहुंच जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं जो है वो ऑक्सीजन साइकिल है यानी चक्र। इसमें देखेंगे अधिकतर प्राणियों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। इसकी मुख्य भूमिका हाइड्रोजन ग्राहक की होती है। सामान्यतः वायुमंडल में ऑक्सीजन सदैव उपलब्ध रहता है, परंतु बढ़ती ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा घटती जाती है। इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जल का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करते हैं तथा हाइड्रोजन को ग्लूकोज निर्माण में लगा देते हैं। अपघटक जीवों के मृत शरीर का अपघटन करके उसमें उपस्थित O2 को वातावरण में मुक्त कर देते हैं। ध्यातव्य है कि ऑक्सीजन चक्र कार्बन चक्र व हाइड्रोजन चक्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि यह कार्बन के निर्माण में तथा H2O जल के निर्माण में भी भाग लेते हैं। ऑक्सीजन जल में घुल जाता है। जलाशयों की सतह पर तापमान बढ़ने से जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन के स्रोत इस प्रकार हैं, जो स्रोत हैं उनको देखेंगे। पहला है इसमें स्वच्छ व समुद्री जल में जल और CO2 के रूप में। मृदा में क्या है, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट, सल्फेट्स व फास्फेट के रूप में। उसके बाद वायुमंडल के ऊपर जो होगा वो ओजोन के रूप में होता है।
अब नेक्स्ट जो है हेडिंग वो है बायोम एवं इकोटोन। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम में प्राकृतिक इकोटोन से लेकर मानव निर्मित सीमाओं तक के विभिन्न स्थानिक आयामों में इकोटोन पाए जा सकते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ धीरे धीरे या नाटकीय रूप से बदलते हैं। पारिस्थितिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये संक्रमण क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है बायोम। बायोम में देखेंगे, एक बायोम को एक बड़े जैविक समुदाय या एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां पौधों, जानवरों, पक्षियों, कीड़ों और मनुष्यों सहित विभिन्न प्रकार के जीवों को एक निश्चित प्रकार के जलवायु में रहने के लिए उपयोग किया जाता है। दुनिया में पर्यावरण के प्रकारों की एक विशाल विविधता शामिल है, जो विभिन्न प्रकार के बायोम विभाजित और समूहीकृत हैं और मुख्य रूप से अनुकूलन, तापमान की सीमा, मौसम और जलवायु परिस्थितियों पर आधारित है। बायोम शब्द का सुझाव एक पारिस्थितिकी विज्ञानी फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स ने वर्ष 1916 में दिया था, जो कि जैविक समुदाय शब्द को संदर्भित करता है। एक इकोटोन एक विस्तृत क्षेत्र या एक छोटे स्थान और प्राकृतिक सीमाओं से लेकर मानव निर्मित संक्रमिका तक विभिन्न आकारों में पाया जा सकता है। वन और घास के मैदान जैसे दो समुदायों के बीच एक वनस्पत संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन के रूप में जाना जाता है। अब आ गया इकोटोन, इसको देखेंगे। इकोटोन यूपीएससी परीक्षा के लिए पर्यावरण विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसे वातावरण से प्रभावित होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे संवेदनशील भाग माना जाता है। इस आलेख में हम संक्रमिका से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे आपको इकोटोन के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी तो वो एक एक करके देखेंगे। एक इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय एक से दूसरे में अचानक परिवर्तन हो जाता है। आगे है, यह भूदृश्यों की एक मूलभूत विशेषता है जिसकी भूदृश्य पारिस्थितिकीविद प्रायः जांच करते हैं। यह क्षेत्र दो पारिस्थितिकी तंत्रों के विस्तृत भागों को पार कर सकता है और यह एक ऐसा स्थल है जहां दोनों पारिस्थितिक तंत्रों के लक्षण संयुक्त रूप से देखे जा सकते हैं। आगे, इकोटोन ऐसे स्थान है जहां पारिस्थितिकी समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी क्षेत्र पर्यावरण परिवर्तन की एक प्रवणता के साथ अचानक परिवर्तन संक्रमण करते हैं। इकोटोन विभिन्न प्रकार के स्थानिक आयामों में मौजूद होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम में प्राकृतिक संक्रमिका से लेकर मानव निर्मित तक होते हैं। वे पर्वतीय वृक्ष से लेकर विशाल बायोम और पर्यावरणीय क्षेत्र जैसे भूमध्य सागरीय और शुष्क क्षेत्र की सीमाओं तक फैले हुए हैं। आगे, इकोटोन में महत्वपूर्ण जैविक और सूक्ष्म पर्यावरण परिवर्तन प्रवणताएं होती हैं। उनके स्थान अक्सर गतिशील होते हैं और वे जलवायु परिवर्तन, चराई की तीव्रता में वृद्धि या प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारकों का सामना करने में सक्षम होते हैं। अब आगे नोट्स में हम लोग देखेंगे इकोटोन के उदाहरण। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। पहला है इसमें वन घास का मैदान इकोटोन। इसमें जंगल से घास के मैदान में संक्रमण इकोटोन का एक सबसे मुख्य उदाहरण है। जैसे जैसे तापमान और वर्षा की स्थिति बदलती है, वैसे वैसे जंगल के वृक्षों की संरचना में धीरे धीरे बदलाव आता है। जंगल अचानक एक विशाल घास के मैदान के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। अब है इसका हेडिंग, बाढ़ के मैदान। इसमें एक अन्य उदाहरण बाढ़ का मैदान है, जो एक स्थलीय से जलीय पारिस्थितिकी में संक्रमण को प्रदर्शित करता है। तटीय क्षेत्रों का वह भाग जहाँ ये दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण इकोटोन में से एक है। अब अन्य उदाहरण को देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त इकोटोन के उदाहरणों में दलदली भूमि, सूखे और गीले पारिस्थितिकी तंत्र के बीच मैंग्रोव वन, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच घास के मैदान, रेगिस्तान और जंगल के बीच, और मुहाना खारे पानी और मीठे पानी के बीच शामिल है। ढलानों पर जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण पर्वत श्रृंखलाएं भी इकोटोन बना सकती हैं। आगे हेडिंग है, इकोटोन का बनना। इसमें जब भौतिक वातावरण में कोई परिवर्तन होता है तो परिणाम स्वरूप क्षेत्र की सीमाओं में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है, जैसा कि जंगल के वर्गों और साफ की गई भूमि के बीच अंतरापृष्ठ पर देखा जाता है। आगे है, पर्वत श्रृंखलाएं इस तरह के इकोटोन की स्थापना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि वे अपनी ढलान सीमाओं पर जलवायु परिस्थितियों की एक विस्तृत विविधता प्रदर्शित करती है। एक भूभाग एक अवरोधक सीमा के रूप में कार्य करता है, साथ ही साथ यह एक प्रजाति सीमा के रूप में भी कार्य करता है। इस स्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण फ्रांस में मोंट वेंटोक्स पर देखा जा सकता है, जो उत्तरी और दक्षिणी फ्रांस की वनस्पति और वन्य जीवन के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है। आगे है, इकोटोन के लक्षण। हेडिंग है, इसमें हम लोग देखेंगे इकोटोन वे स्थान है जहां दो या दो से अधिक जैविक समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या जैविक क्षेत्र मिलते हैं। इकोटोन तब बनते हैं जब पर्यावरण की स्थिति अचानक से परिवर्तन होती है। विभिन्न प्रजातियों और जीवित रूपों का यह
का सह-अस्तित्व पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर और उनके किनारों पर पर्यावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है, जहाँ इकोटोन उत्पन्न हो सकते हैं। आगे है, इकोटोन एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे में एक भौतिक संक्रमण के साथ साथ रहने की स्थिति में बदलाव और निवास स्थान और नीचे सहित संकेत देते हैं। इकोटोन आंतरिक जीवों के लिए कठिन वातावरण है, लेकिन वे तटीय किनारों के जीवों के अवसरों में समृद्धि है। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों की अलग अलग सीमाएं नहीं होती हैं। इससे पता चलता है कि यह एक संवेदनशील क्षेत्र है जहां पौधे और वन्य जीव सह-अस्तित्व में है। इसकी ऐसी परिस्थितियां हैं जो पड़ोसी पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन है। नतीजन यह एक दुर्गम क्षेत्र है। जैसे ही हम किसी समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र से दूर जाते हैं, उस समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की मात्रा और जनसंख्या घनत्व आमतौर पर कम होता जाता है। एक अच्छी तरह से विकसित इकोटोन में कुछ प्रजातियां पड़ोसी समूहों से पूरी तरह से अलग होती हैं। अब हेडिंग है इकोलाइन। इसमें एक इकोलाइन एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में दोनों के बीच एक अलग अवरोध की कमी के कारण एक पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरे में निरंतर बदलाव होता रहता है। इकोलाइन एक शब्दावली है जिसका उपयोग पारिस्थितिकी इकोलॉजी में किया जाता है। इस अवधारणा को एक विशिष्ट भौगोलिक सीमा में किसी प्रजाति की विशेषता के भौतिक रासायनिक प्रवणता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पीएच भिन्नता, लवणता भिन्नता, जन घनत्व भिन्नता जैसे लक्षणों से संबंधित है। ये विविधताएं चरित्र में निरंतर क्रमिक बहाव का कारण बनती हैं। इकोलाइन की अवधारणा चयन और जीन प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर है। आगे है, जीवित रहने की क्षमता उन अनुकूलन द्वारा निर्धारित की जाती है जो प्रजातियां सूक्ष्म पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए प्रदर्शित होती हैं। अनुकूलन के इस स्वरूप का बहुत महत्व है। इसके अलावा वे होने वाले विभिन्न भौतिक रासायनिक बहावों को समायोजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इकोलाइन में पर्यावरणीय प्रवणता के दौरान अजैविक कारकों जैसे ऊंचाई, तापमान, लवणता, गहराई आदि में क्रमिक परिवर्तन होता है। अब आ गया कोर प्रभाव क्या है, हेडिंग है। इसमें हम लोग देखेंगे कोर प्रभाव दो आवासों की सीमा पर होने वाली जनसंख्या या सामुदायिक संरचना में परिवर्तन को संदर्भित करता है। कभी कभी इकोटोन में किसी विशेष प्रजाति की संख्या अधिक पाई जाती है। इसे कोर प्रभाव, कोर इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों को कोर प्रजाति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भूदृश्य विशेषताओं की संख्या जितनी अधिक होगी, वनस्पति और मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं उतना ही अधिक जटिल होगी और इकोटोन के साथ घनत्व और जैव विविधता उतनी अधिक होगी। कोर प्रभाव इसी घटना को दिया गया नाम है। आगे, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कोर प्रभाव विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण भूजल इकोटोन में आप हमेशा पक्षी प्रजातियों की अधिक विविधता पाएंगे। इसी तरह समुद्री और नदियों, डेल्टा या मुहाने द्वारा बनाए गए इकोटोन में मछली की प्रजातियां प्रचुर मात्रा में होती हैं। कोर प्रभाव जीवों का एक नया समूह है जो पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाओं के साथ रहते हैं। बाढ़ का मैदान इकोटोन की उत्कृष्ट कोर प्रजातियां उभयचर होती हैं। वे इन किनारों पर अपनी अधिकांश नियमित गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। कुछ प्रजातियां केवल सीमित समय के लिए कोर प्रजातियां होती हैं। प्राकृतिक दुनिया में मौसमी कोर प्रजातियां प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार की मछलियां समुद्र में मुहाने की ओर पलायन करती हैं। अब आ गया जैव विविधता संरक्षण। इसमें हम लोग देखेंगे संरक्षणवादियों के बीच संक्रमिका और कोर एक बहस का विषय है। हम प्रकृति में अधिक जैव विविधता को प्रभावी ढंग से संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इकोटोन को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना होगा। इसकी पहचान तब हुई जब 172 देश रामसर कन्वेंशन में शामिल हुए जो दुनिया की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थे। आर्द्रभूमियाँ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इकोटोन क्षेत्रों में से एक है। अधिवेशन में किए गए निर्माण के कारण ही इतनी जैव विविधता अब सुरक्षित और संरक्षित है। आगे देखते हैं हम लोग, आ गया अब इस चैप्टर पे आधारित जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको देखने का। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो वो है टॉन्सले। डी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण है, पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा किया गया था। इनके अनुसार जीवमंडल के सभी संघटकों के समूह जैविक एवं अजैविक घटक जो पारस्परिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तो किसके द्वारा किया गया उसको देख, वो आपका है आंसर बी वाला, बेनेट द्वारा। अब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा बेनेट द्वारा अपनी पुस्तक में दी गई थी। यह सिद्धांत सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों स्तरों पर मानव संस्कृति, भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और
सामाजिक नीति के मध्य संबंधों पर जोर देता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई, तो वो 1992 में, ये ऑप्शन। स्पष्टीकरण जब देखेंगे तो इसमें संपोषित विकास की अवधारणा 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में प्रकाश में आई। पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। संपोषित विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी सुनिश्चित करता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है, तो वो है आपका ऊर्जा प्रवाह, सी ऑप्शन। अब यहीं पे देखेंगे स्पष्टीकरण। ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला पोषक स्तर किसी पारिस्थितिकी तंत्र का वह आधारभूत तत्व है जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र सुसंचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो वो आपका है यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, इसको छोड़ के सब क्या है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय है, तो ऐसे हम देखेंगे तो जो सी ऑप्शन होगा वो इसका सही होगा। अब इसके देखते हैं हम लोग स्पष्टीकरण। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन और बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक संघटक पोषक स्तर ऊर्जा प्रवाह भू रसायन चक्र प्रकाश संश्लेषण आहार श्रृंखला आहार जाल उत्पादकता स्थिरता पादप जगत जीव जगत वायुओं पर्यावरण अवनयन असंतुलन प्राकृतिक आपदाएं प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे हम लोग इसका सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे और देखेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो ए होगा हरी पादप ओ उत्पादकता से मैच होगा। वैसे ही पशु परजीवी है तो वो क्या हो जाएगा आपका द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। पादप परजीवी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से मिल जाएगा और कॉक फंगी जो है वो अपघटक से हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो जो इसका बन के आ रहा है वो 4 3 2 1, यानी देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दिया है। तो यहाँ देखिए पहला जो है वही क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 4 3 2 1। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। स्पष्टीकरण में भी वही है जिसे मिलाया गया है। हरित पादप उत्पादक पशु परजीवी द्वितीय उपभोक्ता पादप परजीवी प्राथमिक और फंगी कवक जिसको बोला जाता है वो अपघटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो सागर है, महासागर, ये ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण में जब हम देखेंगे तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर को माना जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैविक घटक तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वस्तुतः पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक अवधारणा है। आगे देखते हैं हेडिंग। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो वह है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ठीक, अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है क्योंकि सवाना बायोम में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सवाना बायोम में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। इस प्रदेश में वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती है। इस बायोम में हाथी दरियाई घोड़ा जंगली भैंस हिरण शेर चीता तेंदुआ गीदड़ जिराफ शुतुरमुर्ग आदि विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन है एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो संक्रमिका कहलाते हैं। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं वह संक्रमिका इकोटोन जोन कहलाते हैं। इसे प्रतितान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो वो आपका है सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखेंगे इसका स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में है सस्य भूमि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र इसमें किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव समुदाय वातावरण तथा अन्य जैविक समुदायों से परस्पर संबंधित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक यानी वन मरुस्थल तालाब समुद्री इसमें पाए जाते हैं, और कृत्रिम जो होगा पारिस्थितिकी तंत्र उसमें बागीचा सस्य भूमि पार्क इत्यादि पाए जाएंगे या सम्मिलित होंगे। आगे क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन है मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जिसने किया था वो है F.E. क्लेमेंटस, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स द्वारा किया गया था। मोनोक्लाइमेक्स एक पारिस्थितिकी अवधारणा है। किसी क्षेत्र के समुदायों के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमेक्स समुदाय या क्लाइमेक्स कहते हैं। नीचे दिया है क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से
एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो देखते हैं हम लोग अभिकथन जो है, पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और इसका जो कारण है वो है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो देखते हैं इस दिए गए जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो पहला दिया है अभिकथन, पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ये गलत है, एक दूसरे पर निर्भर है। और वहीं पे जो कारण इसका दिया है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये क्या है, ये सही है। तो इसका अभिकथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण इसका सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह देख रहे हैं डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ये। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण में क्या है। पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्र का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध से निर्मित होता है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित भी होता है। अतः अभिकथन एक गलत है किंतु कारण आर सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, तो वो है लकड़ी काटने से। ये ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वनों उन्मूलन या पेड़ों को काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, जबकि वनरोपण, सामाजिक वानिकी इत्यादि कारक पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो नहीं है उनको यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो देखते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं जो एक पहले सूची में दिया पारिस्थितिकी क्षेत्र और दूसरे में दिया वनस्पति, तो इनको हम लोग मैच कराना है और देखना है, मतलब पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये दिया है दक्षिण पश्चिम घाट, तो ये आर्द्र वन है, तो इसे मैच कर रहा है। उसके बाद दूसरा है तराई दुआर, तो ये भी चौड़ी पत्ती वाले से मैच कर रहा है। और कच्छ का रण जो वो भी क्या है, सुमेलित है, घास के मैदान। पूर्वी दक्कन पठार दिया है आर्द्र वन, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे होगा जो शुष्क सदाबहार वन। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो स्पष्टीकरण है उसमें क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। पश्चिमी घाट आर्द्र वन, तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ का रण घास के प्रदेश और पूर्वी दक्कन पठार शुष्क सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक, अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है, तो वह है हिरण है। ठीक है, क्योंकि ये जंगली घास जो पेड़ पौधे उनको खाता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में हो जाएगा। उत्पादक में क्या आता है, सबसे पहले घास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसका देखते हैं स्पष्टीकरण। प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादों हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे बिल्ली, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डा आदि। द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक हो गया। तृतीयक उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप और चिड़िया है। आगे देखते हैं, सुमेलित करने के लिए आ गया, शब्द दिया है और उसका विवरण दिया, तो इन सबको यहाँ पे हमको मैच कराना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे दें। ठीक, ये आगे अब यहाँ पे हम लोग मैच कराएंगे। यहाँ दिया है पहले में खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला को अगर हम मिलाएं तो वो हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के एक दूसरे से संबंध अन्योन्याश्रित तंत्र है, तो इसका जो मिलाएंगे हम लोग 4 से मिला देंगे। अब आता है खाद्य जाल, तो खाद्य जाल को हम लोग मिलाएंगे अनेक जीव जंतुओं को अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर निर्भरता, ये आपका तीसरे से हो जाएगा। पोषण स्तर जो है पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर है, तो ये दूसरे से। अब बायोम जो है वनस्पति एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला समुदाय को बायोम कहते हैं, तो डी का जो मिलेगा वो ई से मिल जाएगा फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, ये श्रृंखला बन के आ रही है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन दिया है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो ए होगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये नहीं, सॉरी 3, 4, 1 मिनट देखते हैं ऊपर। तो यहाँ पे ये जो होगा उसका सटीक आप मैचिंग कराएंगे तो वो तीसरे से मैच करेगा। ठीक है, ये और उसके बाद खाद्य जाल जो होगा वो आपका डी से होगा, और सब तो सही मिलाया गया है 2 और ये आपका 1 से। अभी स्पष्टीकरण में ये पूरा देखेंगे हम लोग। चलते हैं देखते हैं, इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। स्पष्टीकरण में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो दिया हुआ है खाद्य श्रृंखला अनेक जीव जंतुओं को अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे
पर निर्भरता। वैसे खाद्य जाल है खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबंध या अन्य आश्रित तंत्र है। पोषण स्तर जो है वो पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर होंगे। आज बायोम जो जीओ में है पारिस्थितिकी और प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला समुदाय है। तो ऐसे विकल्प डी जो होगा ऊपर का वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है। तो वो आपका समुद्री हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं स्पष्टीकरण। बायोम का एक उल्टा पिरामिड समुद्री पारिस्थितिकी में पाया जाता है क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पाद प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इससे बायोमास के पिरामिड का आकार छोटा होता है और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो वो आपका है अमेजन वर्षा जल और ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इसका देखते हैं हम लोग स्पष्टीकरण क्या है। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। यह विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। अत्यधिक विस्तृत होने के कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा भाग अपने में समाहित करता है, इसलिए इसको कार्बन सिंक भी कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है ब्लू कार्बन क्या है। तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन होता है, ये ऑप्शन इसका सही है। और स्पष्टीकरण जब देखेंगे तो उसमें है ब्लू कार्बन दुनिया के महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन है। महासागर और तट हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका प्रदान करते हैं तथा तट के साथ समुद्री घास मैंग्रोव और दलदल कार्बन को कैप्चर एंड होल्ड करते हैं जो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। तो वो है अनिसनेस, डी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण है गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्निसनेस 1973 में किया। यह पर्यावरणवाद की एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक रेडिकल उपायों पर बल देती है। ये क्वेश्चन रहा इस सेशन का अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगर आपको वीडियो या ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।